हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह की जो नई बुक आई है उसके चैप्टर 2 यानी कि बिहार के इतिहास को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राचीन बिहार के इतिहास से, जिसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म तथा मौर्य एवं गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक वस्तुएं हैं जो अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे कि अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मुहरे इत्यादि। और बिहार से पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए हमें ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृद भांड प्राप्त हुए हैं मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर एवं सोनपुर से। पूर्व ऐतिहासिक युग वैसे युग को बोला जाता है जिसका लिखित विवरण नहीं मिलता है, और इसके साक्ष्य हमें मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर एवं सोनपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मौर्यकालीन अभिलेख। अशोककालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो कि पॉलिश युक्त स्तंभ हैं। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में स्थित है और लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, ये भी पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है, और यहाँ से महाविहार और राजप्रसाद आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत उन्हें कहते हैं जिनका लिखित विवरण मिलता है, और इसके अंतर्गत हम लोग धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आदि प्रमुख धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय, दृघ निकाय और विनय पिटक तथा जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र। लौकिक साहित्य के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत, जीवनी इत्यादि शामिल होते हैं, जैसे कि मेगस्थनीज की इंडिका, फाहियान, इत्सिंग और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत तथा कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से भी प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कहते हैं, और इसमें मानव द्वारा पाषाण या पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था, और पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। और पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं, और इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्रहक थे, और इसका साक्ष्य दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी आदि से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर से भी पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, और पुरापाषाण काल का अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, और इस काल के मानव आखेटक, खाद्य संग्रहक एवं पशुपालक थे। तो मध्य पाषाण काल में लोग पशुपालक भी बन गए थे, और मानव के द्वारा सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। और दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रहक एवं पशुपालक थे, और इसका साक्ष्य दक्षिण बिहार के मुंगेर से प्राप्त हुआ है, जहां से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, और ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट है नव पाषाण काल, और इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नव पाषाण काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और बस्तियों में निवास करता था,
और इसके अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में स्थित है, मनेर जो कि पटना में है, सनुआर जो कि रोहतास में है इत्यादि जगह से पत्थर एवं हड्डियों से बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र भी प्राप्त हुआ है। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई से गुफा चित्र भी प्राप्त हुआ है और ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण या औजार का प्रयोग करने लगा था, जिसे ताम्रपाषाण काल या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। और मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वो तांबा था और इसका साक्ष्य बिहार के चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर और सनवार आदि से प्राप्त होते हैं। और इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के भी प्रमाण मिले हैं और ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। तो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर और सनवार से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य चिरांद, चेचर, मनेर, सनवार से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मुंगेर से प्राप्त हुए हैं और पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का उद्भव हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है और आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। और वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल और उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल। तो वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। और पूर्व वैदिक काल का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था। पूर्व वैदिक काल का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। तो आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसकी रचना लगभग 800 ईसा पूर्व में की गई थी और इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई थी, जो कि तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम बार चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई थी, जिसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो कि तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसमें बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट है महाजनपद काल। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। बाद में कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में हुआ। उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में उत्तर वैदिक काल में जनपद महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गया। और इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में था। और दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है और ये महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय और महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी गिरिवरज या राजगिरी थी। ये वर्तमान बिहार के पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र था। दूसरा है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी। ये वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। तीसरा है वज्जी संघ, इसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, जो कि वर्तमान बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। चौथा है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है और ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश के वाराणसी का क्षेत्र था। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश के वाराणसी का क्षेत्र था। पांचवा है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ये भी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का क्षेत्र था। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का क्षेत्र था। नेक्स्ट है
मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया का क्षेत्र था। मल की राजधानी कुशीनगर थी, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया का क्षेत्र था। नेक्स्ट है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का क्षेत्र था। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का क्षेत्र था। नेक्स्ट है कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र था। नेक्स्ट है पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र थी, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं का क्षेत्र था। नेक्स्ट है सुरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा का क्षेत्र था। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा का क्षेत्र था। नेक्स्ट है चेदी, जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी, ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्वालियर का क्षेत्र था। आधुनिक बुंदेलखंड। चेदी, जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्वालियर का क्षेत्र था। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी, ये वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन का क्षेत्र था। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जो कि वर्तमान राजस्थान के जयपुर का क्षेत्र था। नेक्स्ट है अश्मक। अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली थी, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र और तेलंगाना का क्षेत्र था। और अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। नेक्स्ट है कम्बोज, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी, ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र था। नेक्स्ट है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र था। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत पेशावर एवं रावलपिंडी का क्षेत्र आता है। और 16 महाजनपदों को आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। और 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद वज्जी, मगध और अंग क्षेत्र का विस्तार बिहार में था। वज्जी क्षेत्र वर्तमान के वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। मगध का क्षेत्र पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र है तथा अंग का क्षेत्र वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। नेक्स्ट है वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी 8 राज्यों का संघ था और वो 8 राज्य हैं वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु। वज्जी संघ में 8 राज्य थे, जो इस प्रकार हैं वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु। और वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था और उन 8 राज्यों में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक भी वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे और वज्जी संघ को विश्व में प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है मगध जनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी, ये 5 पहाड़ी रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपाचल से घिरा नगर था। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया के क्षेत्र में था। और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि उत्तर बिहार का क्षेत्र जो है वो वज्जी संघ या लिच्छवी महाजनपद का क्षेत्र है तथा दक्षिण बिहार में मगध महाजनपद और अंग महाजनपद है। नेक्स्ट है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो अंग को मगध में बिंबिसार के द्वारा मिला लिया गया था। नेक्स्ट है मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। तो मगध की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसका वध भीम के द्वारा किया गया था, जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। नेक्स्ट है मगध के उत्कर्ष के कारण। तो मगध के उत्कर्ष का निम्न कारण है। पहला, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी
5 पहाड़ियों से घिरा सुरक्षित क्षेत्र था। दूसरा, मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कि कृषि के दृष्टि से अनुकूल थी। नेक्स्ट है, मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी, जैसे कि गंगा नदी, सोन नदी इत्यादि। नेक्स्ट है, मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ियां एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। ये सारे कारण मगध के उत्कर्ष का कारण था। और बृहद्रथ वंश का आखिरी शासक रिपुंजय था। अब हम लोग हर्यक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध पर राज्य किया और इसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसका कार्यकाल 544 से 492 ईसा पूर्व का था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया और उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी और इस विवाह से उसे दहेज या उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। तो बिंबिसार ने विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया और उसकी पहली पत्नी जो कि कौशल की राजकुमारी कौशल देवी थी, उससे विवाह के बदले में दहेज में उसे काशी का क्षेत्र प्राप्त होता है। और कौशल देवी राजा प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी चेलना या चेलन्ना ये लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी और चेलन्ना से ही बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का जन्म हुआ था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ और बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रधोत के साथ मैत्री संबंध बनाया और बिंबिसार ने चंड प्रधोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था, तो ये भी ध्यान देंगे, अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था तथा 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है अजातशत्रु, जिसका कार्यकाल 492 से 460 ईसा पूर्व का था और ये बिंबिसार की हत्या के बाद मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और इसका वास्तविक नाम कुणिक था, तो अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बिंबिसार और कौशल देवी के विवाह के साथ काशी प्रांत दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था और वहीं उनकी मृत्यु के बाद काशी प्रांत को प्रसेनजीत ने वापस ले लिया, जिसके कारण अजातशत्रु और प्रसेनजीत के मध्य संघर्ष हुआ और अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर दिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया, तो अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हुआ। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया और वज्जी संघ के लिच्छवियों से युद्ध के दौरान अजातशत्रु ने रथमुसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, मगर बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अजातशत्रु पहले जैन धर्म को मानता था, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अजातशत्रु के ही काल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी तथा पहली बौद्ध संगति में ही बौद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। नेक्स्ट है उद्यन। हर्यक वंश का तीसरा शासक उद्यन था, जिसका कार्यकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व का था और ये अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने अजातशत्रु को मारकर मगध की गद्दी प्राप्त की थी। सिन्हल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। तो 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त की थी। और पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा, सोन और गंडक नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है तथा उदयन जैन मत अनुयायी था। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे और नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था
और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पिता का वध करने वाला। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। तो शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व का था और इसका संस्थापक शिशुनाग था, जिसने नागदशक की हत्या की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। तो शिशुनाग ने अवंती, वत्स एवं कौशाम्बी को मगध में शामिल कर लिया था और 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद काल अशोक मगध का शासक बना और पुराणों में काल अशोक को काकवर्ण भी कहा गया। और काल अशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इसने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया था। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी 412 ईसा पूर्व में तथा शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी और अवंती, वत्स और कौशंबी को मगध में शामिल किया था। 394 ईस्वी में शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक मगध का शासक बना और पुराणों में जिसे काकवर्ण कहा गया और इसने पुनः वैशाली से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया तथा काल अशोक के काल में ही 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सबकमीर या सबुकामी ने की थी। और इसी बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर तथा महासांघिक में विभाजित हो गया था तथा काल अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन नहीं महानंदिन था और 344 ईसा पूर्व में महानंदिन की हत्या महापद्मनंद के द्वारा कर दी गई तथा महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव रखी। तो नंद वंश का कार्यकाल 344 से 321 ईसा पूर्व का था और इसका संस्थापक महापद्मनंद था और महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की थी और इसने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और इसने एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है और पुराणों के अनुसार महापद्मनंद एक शूद्र था तथा इसे सर्व क्षत्रांतक यानी के क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी के परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। और महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। महापद्मनंद, जिसे पाली ग्रंथों में उग्रसेन तथा पुराणों में सर्व क्षत्रांतक और भार्गव कहा गया है, और इसने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था और 321 ईसा पूर्व तक मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय हुआ था और कलिंग पर विजय करने वाला प्रथम मगध सम्राट महापद्मनंद था। तो इस चीज को याद रखेंगे कि कलिंग पर विजय करने वाला प्रथम मगध सम्राट महापद्मनंद था। व्याकरण का महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन था और पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्ट अध्याय है और इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ और धनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और इसी के काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में और धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था और मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। उस समय सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद के दरबार में चाणक्य आया था और धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया तथा बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी 322 ईसा पूर्व में और धनानंद की मृत्यु के बाद ही नंद वंश का पतन हो गया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है मौर्य वंश, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इसने 321 ईसा पूर्व में और किसी किसी सोर्स में 322 ईसा पूर्व भी दिया होता है। तो 321-22 ईसा पूर्व में मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल
321 से 298 ईसा पूर्व का था और चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन एवं एस्ट्रैबो ने सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। जस्टिन एवं एस्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की, और प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में जस्टिन तथा एस्ट्रैबो ने तथा एंड्रोकोटस के रूप में प्लूटार्क एवं एरियन ने चिन्हित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तथा कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, और उन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध किया, और युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ, तथा इसने अपनी पुत्र हेलेना का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था, और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया, और युद्ध के पश्चात संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ, तथा सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया, जिसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेना या हेलेन कॉर्नेलिया से हुआ, जो कि सेलुकस की पुत्री थी, और सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। तो मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की। तो मेगस्थनीज के यात्रा वृत्तांत का नाम इंडिका है, जिससे मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से ईरान तक, तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पूरब में बंगाल तक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार हिंदू कुश पर्वत से लेकर के कर्नाटक तथा सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। 298 से 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, और उसे अमित्र घात यानी कि शत्रु का विनाशक कहा जाता था, तथा जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन के नाम से जाना जाता था, और वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। तो बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन और भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। और एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट है, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था, और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है, जिसे दबाने के लिए उसने पहले अपने पुत्र सुसिम को और बाद में अशोक को भेजा था, तथा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसके संस्थापक मखली गोशाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे, और बिंदुसार के काल में चाणक्य प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है अशोक, जिसका कार्यकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का था, और ये बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा, और इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। तो बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल के बाद 269 ईस्वी में अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पहले वो उज्जैन का राज्यपाल था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। वहीं सनहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, तथा मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। वहीं अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः देव नाम पिए पियादसी यानी कि देवों के प्यारा की उपाधि दी गई है। तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया, मास्की, गुर्जरा,
नेत्तूर तथा उद्गोलम अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है और सामान्यतः अन्य अभिलेखों में अशोक को देव नाम पियादसी उपाधि दी गई है, यानी कि देवों का प्यारा। सिन्हली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की, हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध यानी कि 261 ईसा पूर्व में किया था तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया। तो सबसे पहले कलिंग को महापद्मनंद ने मगध में सम्मिलित किया था, उसके बाद अशोक ने कलिंग को मगध में सम्मिलित किया तथा अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इससे पूर्व वो शैव धर्म को मानता था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उससे पहले वो शैव धर्म को मानता था तथा दिव्य वदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी तथा पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन, दीप वंश में करमोली कहा गया है। वहीं अशोक के राज्य अभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष: अशोक ने 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके बाद इसने बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष इसने निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में इसने धम्म का शिलालेखों में अंकन किया तथा 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। और इसी यात्रा के दौरान उसने लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। तो अशोक ने 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था तथा अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी। और इसी बौद्ध संगति में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक मगध पर शासन किया तथा उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। और अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया और ये उत्तराधिकारी हैं कुणाल, बंधुपातिल, इंद्रपातिल, दशोन, दशरथ, संप्रीति, शालीशुक, देवधर्मन, शतधनुष और बृहद्रथ। और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश ने 137 वर्षों तक मगध पर शासन किया। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी और इस व्यवस्था में राजा यानी कि सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति निहित थी। तो राजा के पास प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश यानी कि केंद्र, प्रांत, विषय और ग्राम में किया गया था। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश यानी कि केंद्र, प्रांत, विषय और ग्राम में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य एवं तीर्थ होते थे। अमात्य एक प्रशासनिक अधिकारी था तथा तीर्थ एक उच्च अधिकारी था। और कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। और मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी इस प्रकार हैं: समाहर्ता, जो कि राजस्व विभाग का प्रधान होता था; सन्निधाता, जो कि राजकीय कोषाध्यक्ष होता था; सीता अध्यक्ष, जो कि राजकीय कृषि विभाग का प्रधान था; पण्या अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का प्रधान था; और अक्षपटला अध्यक्ष, जो कि महालेखाकार था; और सेनापति सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान था, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था, सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रधान था, पण्या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रधान, अक्षपटला अध्यक्ष महालेखाकार था और सेनापति सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी: पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना तथा रथ सेना। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी: धर्मास्थीय यानी के दीवानी न्यायालय
और कंटक शोधन यानी के फौजदारी न्यायालय। तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन न्याय व्यवस्था को राजा के बाद न्यायाधीश के द्वारा देखा जाता था और न्याय व्यवस्था दो भागों में विभाजित थी, धर्मास्थीय यानी के दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन यानी के फौजदारी न्यायालय। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। तो गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था और अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार की थी, एक संस्था और दूसरा संचार या संचरा। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना तथा संचरा या संचार घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करना। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था और इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। और गुप्तचर व्यवस्था के दो प्रकार थे, संस्था जो संगठित होकर या एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे, वहीं संचरा या संचार जो घुमक्कड़ थे या घूम घूम कर कार्य करते थे। मौर्य प्रशासन को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था और प्रांतों के प्रमुख अधिकारी को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। और मौर्य काल के 5 प्रांत हैं, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्य, आवंती और कलिंग। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, प्राच्य की पाटलिपुत्र, आवंती की उज्जैनी और कलिंग की राजधानी तोसली थी। और प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। और मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था और विषय का प्रधान विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था और ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था और 10 गांव के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। तो मौर्य काल में केंद्र का विभाजन प्रांत में, प्रांत का विभाजन मंडल में, मंडल का विभाजन आहार या विषय में किया जाता था तथा विषय का विभाजन ग्राम में किया जाता था। 10 गांव के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था तथा 10 गांव के समूह को संग्रहण कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था और मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। अब है मौर्यकाल अर्थव्यवस्था। मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। आय का स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी और कृषि पर 1/6 भाग कर प्राप्त किया जाता था और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था और मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भड़ौच या भड़ूच बंदरगाह था, जो कि गुजरात में स्थित था। तो कृषि से 1/6 कर तथा उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था और करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान था। नेक्स्ट है मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था, परंतु मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था, जिसके अंतर्गत दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद थे। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता था। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति भी होती थी और उस समय के वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता था। नेक्स्ट है मौर्य कला। तो मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ और ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। पहला, राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को
लोक कला के रूप में जाना जाता है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ और स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख है। और राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। और लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है और इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है तथा जिसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। और इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मौर्य कला को दो भागों में बांटा गया है, राजकीय और लोक कला। राजकीय कला के अंतर्गत राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार प्रमुख हैं। वहीं इसके अंतर्गत मूर्ति कला भी आता है। वहीं लोक कला के अंतर्गत यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है जिसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है और दीदारगंज पटना से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है तथा लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ जिसमें सबसे प्रमुख बौद्ध धर्म था। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और गौतम बुद्ध के अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज कहा या लाइट ऑफ एशिया कहा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया सर एडविन एल्ड्रिन ने कहा था। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे जिसमें बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव एवं एक सन्यासी था। और इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर संन्यास अपना लिया था। और संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और संन्यास ले लिया तथा संन्यास के दौरान वैशाली में उन्होंने अलार कलाम तथा राजगृह में रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की थी। और 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। तो 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद गौतम बुद्ध को तथागत एवं बुद्ध कहा गया। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई थी। अब बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, मतलब कि 80 साल की आयु में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनकी माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ या उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल। सौतेले भाई का नाम देवदत्त। गौतम बुद्ध के कुल का नाम शाक्य क्षत्रिय था और उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चांद था। और गौतम बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि था। तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल, सौतेले भाई का नाम देवदत्त, कुल का नाम शाक्य कुल, घोड़े का नाम कंथक, सारथी का नाम चांद और गौतम बुद्ध का दूसरा नाम शाक्य मुनि था। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। दुख यानी कि संसार दुखमय है। दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण तृष्णा है, मतलब कि लोभ या लालच है। दुख निरोध यानी कि दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। और दुख निरोध मार्ग यानी कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। और बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
सम्यक दृष्टि यानी के वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक संकल्प यानी के लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक यानी के अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्म यानी के सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव यानी के सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम यानी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति यानी के सात्विक भाव और सम्यक समाधि यानी के एकाग्रता। और बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के बाद मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी के ऋषि पत्तन में दिया और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि मल्ल की राजधानी थी, वहां 80 वर्ष की आयु में हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना है और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया और वो 10 आचरण सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और मद्य सेवन का त्याग था। और गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। तो गृहस्थों के लिए केवल 5 मार्ग और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। बुद्ध के यौवन का प्रतीक साढ़ है। बुद्ध के गृह त्याग या महाभिनिष कर्मन का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के संबोधि या ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण या मृत्यु का प्रतीक स्तूप या पद चिन्ह है। धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पर, जैसे कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष कर्मन कहा जाता है, जिसका प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख दर्शन थे। अनीश्वरवाद यानी के ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। शून्यतावाद यानी के संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है। अनात्मावाद यानी के आत्मचेतन पर सर्वाधिक बल। और क्षणिकवाद यानी के संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। और बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। हीनयान यानी के परिवर्तन विरोधी और महायान यानी के परिवर्तन समर्थक। और 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। अब 4 बौद्ध संगति है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व मतलब के गौतम बुद्ध की मृत्यु के फौरन बाद राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। सुत्त पिटक की रचना आनंद तथा विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में काल अशोक के शासनकाल में सपकामी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और इसमें बौद्ध धर्म महासांघिक और स्थिविर के रूप में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तथा चौथी बौद्ध संगति, इसका आयोजन ईस्वी के प्रथम शताब्दी में किया गया था। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में तथा वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और इसी बौद्ध संगति में महायान एवं हीनयान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। हीनयान में गौतम बुद्ध महापुरुष के रूप में हैं, जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित हो गए हैं। और हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। त्रिपिटक को गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आयोजित बौद्ध संगतियों में संकलित किया गया
और त्रिपिटकों की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है और ये सबसे वृहद पिटक है जिसका संकलन आनंद ने किया है। और सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है, दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगोत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। नेक्स्ट है विनय पिटक। इसमें संघ के नियमों का संकलन है और ये सबसे लघुत्तम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था और इन दोनों का संकलन पहली बौद्ध संगति में किया गया था 483 ईसा पूर्व में। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है और इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्तिस ने तृतीय बौद्ध संगति में किया था अशोक के शासनकाल में। अब बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र स्थल। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट है जैन धर्म। और जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और उन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता था। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी और उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जिनका जन्म काशी में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी और उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और यहाँ पर अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना तथा अपरिग्रह का मतलब होता है धन का त्याग करना। और पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्षों तक कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्ष की कठोर तप के बाद 42 वर्ष के आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। और बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन किया था कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिरत्न का संबंध बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होगा बुद्ध, धम्म और संघ और जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल है। अब यहाँ पर जैन धर्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु का वर्ष 468 ईसा पूर्व था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुज्जा था और इनके जामाता या दामाद का नाम जमाली था। और महावीर स्वामी के कुल का नाम ज्ञात्रिक था। और एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुई थी।
तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुई थी। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशिला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुज्जा, दामाद का नाम जमाली और कुल का नाम ज्ञात्रिक था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 महाव्रत, जिन्हें अनुव्रत भी कहा जाता है। और वो 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 महाव्रतों में से ऊपर से 4 सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह को पार्श्वनाथ ने दिया था और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तथा 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया था। सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, आस्ते यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को वश में करना। और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और उनका प्रतीक बैल या वृषभ था। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे और उनका प्रतीक हाथी था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और उनका प्रतीक सर्प था। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और इनका प्रतीक सिंह है। जैन संगतियाँ, 2 जैन संगतियाँ हुई हैं। प्रथम 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, जिसमें जैन धर्म का विभाजन दिगंबर एवं श्वेतांबर में हो गया था और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। और द्वितीय संगति 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा शर्मन ने की थी और इसमें जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया था। 2 जैन संगति हुई थी, एक 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और दूसरा 512 ईस्वी में वल्लभी में और देवर्धि क्षमा शर्मन के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुई थी। अनेकांतवाद यानी कि बहुरूपता का सिद्धांत, सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत, नवावद यानी कि आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया था और प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया था। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट है श्वेतांबर। श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया और इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा ये दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। तो नाम से ही पता चल रहा है श्वेतांबर, इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी और इसको नेतृत्व स्थूलभद्र ने प्रदान की थी। और जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था और उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है तथा जैन धर्म पूरी तरह से अहिंसा पर बल देता है, जिसके अनुसार युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। और आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। और महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ था और महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन एवं चेटक थे और ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा कलिंग का राजा खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और उसके बाद शुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे।
2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे और पतंजलि उस अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित थे। पुष्यमित्र का राजपुरोहित पतंजलि थे और ये पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित थे। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम कथा का वर्णन है। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और देवभूति की हत्या वसुदेव ने की थी तथा नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। तो अब नेक्स्ट है कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र या वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके की थी और वसुमित्र शुंगों का अमात्य या मंत्री था। और इसकी जानकारी हमें बाण भट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है। नेक्स्ट है, कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था और इस वंश में केवल 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्म। तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन था और सुशर्मा की हत्या सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने की थी और कण्व वंश का अंत कर दिया 30 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में कमजोर होती राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इसमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक एवं पहलव आए और भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे और कुषाणों ने पहलव शासन का अंत करके स्वयं की सत्ता स्थापित की थी और वे चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस था और इसने कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में रखी थी और कुजुल कटफिसस का कार्यकाल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक का था। कुषाण वंश का तीसरा और सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक करवाया था और इसी उपलक्ष्य में इसने शक संवत की शुरुआत की थी, जिसे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी और कुषाण वंश की 2 राजधानी थी। पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा में थी और कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी तथा चौथे बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के काल में ही आयोजित हुआ था, उसके उपाध्यक्ष थे। उनको कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था और चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदाय में बट गया था और सम्राट अशोक के बाद कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था और कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक मौजूद थे। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था और कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिपत्य था। नेक्स्ट है गुप्त वंश और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में की थी और इसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी का था। तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में की थी और श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी का था और वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासकों में पहला गुप्त शासक जिसने महाराजा की उपाधि ली थी वो घटोत्कच था और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी और अन्य सोर्स के अनुसार गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुई थी। तो गुप्त संवत और शक संवत के मध्य 241 वर्ष का अंतर है। शक संवत की स्थापना 78 में हुई थी, 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत की स्थापना 319 में हुई थी। तो इसके अनुसार इन दोनों के बीच में 241 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम को वैशाली राज्य प्राप्त हुआ था और गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे तथा इसने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया था।
नेक्स्ट है समुद्रगुप्त और इसका कार्यकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी का है। और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, जिसके कारण इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कह के संबोधित किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये संज्ञा इसे इतिहासकार विसेंट स्मिथ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने परक्रमांक और अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख से मिलती है। समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के 9 राजाओं, किसी सोर्स में 12 दिया हुआ है, तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था और समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का भी प्रमाण मिलता है। और इसका वर्णन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से मिलता है। समुद्रगुप्त के काल की 6 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिससे उसके जीवन और कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। और समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त को राजा बनाने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बनता है, मगर वो अयोग्य था, इस कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। और समुद्रगुप्त एक महान सेनापति एवं कुशल योद्धा था। समुद्रगुप्त ने 5 प्रकार की विजय नीतियों को अपनाया था। राज्य परसभोदरन की नीति, जिसके अंतर्गत मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा है सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति और इस नीति के तहत सीमांत क्षेत्रों को शामिल किया गया था। तीसरा है परिचारिकीकृत की नीति और इसके तहत आटविक या जनजातीय राज्यों को सेवक बनाया था। और चौथा है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, जिसके तहत दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए। और पांचवा है कन्योपायन की नीति, जिसके तहत विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। और समुद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था, जिसमें कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी राजपुताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दे दी गई थी, जो कि कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय और इसका कार्यकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी का था। विशाख दत्त के द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था और वो शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुवा देवी देने के लिए तैयार हो गया था, जिससे क्रोधित होकर रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी तथा शकों को पराजित किया और ध्रुवा देवी से विवाह कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुवा देवी से विवाह किया, शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की भी उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुवा देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था और कुबेरनाग से विवाह करके उसने नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। नेक्स्ट है कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात एवं काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुवा देवी और कुबेरनाग से विवाह किया। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था, 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। और फाहियान चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 में भारत आया और
ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा, यानी कि चीन लौट गया था। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और ये 14 वर्षों तक भारत में रहा था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है और मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है और ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। तो मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, जिसमें चंद्र नाम खुदा हुआ है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, छपनक एवं भरूची थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, छपनक और भर्रुची शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और भारतीय अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी यानी कि शकों का विजेता कहा गया है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी का था। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और बाद में ये बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी और कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी तथा कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र एवं महेंद्र अश्वमेघ आदि की उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसका कार्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी का था। मध्य एशिया की बर्बर जाति हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि हुणों को किसने पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने, और इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है और अभिलेख में हुणों को मलेज कहा गया है। तो हुणों को पराजित स्कंदगुप्त ने किया था, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जिसमें हुणों को मलेज कहा गया है। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था और इसका वर्णन भी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी तथा इसने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भी भेजा था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय था और इसी के बाद गुप्त वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था और इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी और बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया और इस कर्म में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और हर्षवर्धन तथा पाल शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया तथा बाद में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हुइनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे और उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। तो हुइनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे और उस समय 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स और 1510 से अधिक शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट है, इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था, मतलब कि यहाँ एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा एडमिशन होता था और प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों में होता था। नेक्स्ट है, इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः
निशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था और इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। नेक्स्ट है, इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो कि 3 भवनों को मिलाकर बना था और इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थी। नालंदा विश्वविद्यालय का 3 पुस्तकालय था जिसमें 90 लाख किताबें थीं और पुस्तकालयों का नाम है रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालयों का नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है और 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया था और 2006 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 ईस्वी से विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। तो 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया और 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित कर नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, गुप्त प्रशासन। गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था और इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक अधिकार रखता था। तो मौर्य काल के समान गुप्त काल में केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी और गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय और ग्राम के रूप में किया जाता था। सबसे छोटा इकाई ग्राम था और सबसे बड़ा इकाई देश था और देश का प्रधान गोप्ता होता था, भुक्ति का प्रधान उपरिक, विषय का प्रधान विषयपति तथा ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता था। तो गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय और ग्राम में किया गया और देश का प्रधान गोप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरिक, विषय का प्रधान विषयपति और ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाया। अब है गुप्त काल का अर्थव्यवस्था। तो गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत था और कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर लिया जाता था और कृषि पर 1/6 भाग कर जो लगता था उसे भाग कहा जाता था। नेक्स्ट है, कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। ताम्रलिप्ति सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह तथा उज्जैन सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। स्वर्ण के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया का। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी और इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में हुआ था। तो कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में हुआ था और इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं और अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था और इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। तो गुप्त काल में छुआछूत भी था, अछूत जातियों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हो गई थी और इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त कला। गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण नागर शैली में, गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। तो गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में, गुफाओं का निर्माण और विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा महाराष्ट्र तथा बाघ का गुफा मध्य प्रदेश का निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था। तो अजंता का गुफा और बाघ का गुफा इन दोनों का निर्माण गुप्त काल के दौरान किया था और इन गुफाओं में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ और इस काल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कालिदास के द्वारा अभिज्ञा शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रमोर्वशियम लिखा गया। तो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रमोर्वशियम लिखा गया। विष्णु शर्मा के द्वारा
पंचतंत्र, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत और ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र, कामंदक के द्वारा नीतिसार, आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टयम, सूर्य सिद्धांत और दशगीतिका लिखा गया। इसके अलावा ब्रह्ममिहिर के द्वारा बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की गई थी। सिद्धसेन के द्वारा न्याय अवतार तथा असंग के द्वारा योगाचार की रचना की गई थी। इसको आप लोग 2-3 बार सुन लेंगे तो ये सारे बुक्स का नाम और राइटर का नाम आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई थी। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई थी और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था, जो कि गोपाल का उत्तराधिकारी था, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका अवशेष आज भी भागलपुर में है। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया और धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार किया। और धर्मपाल को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी और धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। और धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ और बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट और प्रतिहार दोनों को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी और परम सौगात भी कहा गया और धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना और इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। और देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था तथा देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। और देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। और पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी तथा धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। धीमन एवं विठपाल का संबंध पाल काल के मूर्ति कला से है। नेक्स्ट है प्राचीन बिहार के इतिहास के विभिन्न वंश एवं उनकी राजधानी। बृहद्रथ वंश की राजधानी राजगृह थी, जो कि मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार की राजधानी भी राजगृह थी और ये हर्यक वंश का शासक था। उज्जैन की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी हर्यक वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक था और इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। काल अशोक, ये भी शिशुनाग वंश का शासक था और इसने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। नंद वंश और मौर्य वंश में पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर एवं मथुरा थी। पुरुषपुर यानी के पेशावर। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाल वंश की राजधानी देवपाल ने मुंगेर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रमुख साहित्य। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी, जो कि राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिसके अंतर्गत राज्य प्रबंधन के बारे में वर्णन है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी और ये बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। नेक्स्ट है प्रज्ञा पारमिता की रचना नाग अर्जुन के द्वारा की गई थी, जिसमें शून्यवाद का सिद्धांत है। प्रज्ञा पारमिता की रचना नाग अर्जुन के द्वारा की गई थी, जिसमें शून्यवाद का सिद्धांत है। सीयू की हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत है। इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है, जिसके अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया है और ये बैक्टीरियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन के द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। ललित विस्तार के अंतर्गत बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है।
महावंश के अंतर्गत श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है और जातक कथाओं के अंतर्गत बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के मेडाइवल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।